दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र खंड का अध्याय 2 व्यवस्थापिका कानून बनाना। इस अध्याय में आप संघ राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की सूचियाँ, संसद के अंग और गठन, लोकसभा और राज्यसभा के कार्य, कानून निर्माण की प्रक्रिया तथा उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में व्यवस्थापिका, इसके अंग, गठन तथा कानून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र खंड का अध्याय 2 व्यवस्थापिका यानी कानून बनाना। दोस्तों हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इसका अर्थ ये है कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। अपने टीचर की सहायता से भारत के राजनैतिक मानचित्र को देखकर अपने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची आप बना लीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों भारत में संघ यानी केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं। चूंकि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए संघ और राज्य के काम बटे हुए हैं। संघ राज्य जो कानून बनाती है वो पूरे देश के लिए बनाती है, और वह ऐसे मामलों या विषयों पर कानून बनाती है जो किसी एक राज्य के लिए न होकर सभी राज्यों के लिए होते हैं। दोस्तों संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। ये तीनों सूचियां जो हैं, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और तीसरी समवर्ती सूची यानी कनकरेंट लिस्ट। सबसे पहले इसमें हम संघ सूची के बारे में जानेंगे। दोस्तों संघ सूची के विषयों पर विधि या कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को यहाँ सूची में दर्शाया गया है। इसमें रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन, डाक और तार, ये दोस्तों संघ सूची के प्रमुख विषय हैं। अब आइए राज्य सूची के विषयों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों राज्य सूची या स्टेट लिस्ट जो है, इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है ये राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय पुलिस, स्वच्छता, मत्स्य पालन, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, पशुधन, निचली अदालत, कारागार और सड़कें इत्यादि हैं। इसके अलावा जो शक्ति विभाजन से संबंधित तीसरी सूची है वो समवर्ती सूची है। दोस्तों कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, और इस सूची में दिए गए विषयों में चिकित्सा, वन, विवाह, समाचार पत्र, पुस्तकें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार और धार्मिक संस्थाएं शामिल हैं। ये समवर्ती सूची के विषय हैं। आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय शामिल हैं? इनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन यदि समवर्ती सूची के किसी एक विषय पर संघ और राज्य के कानूनों में कोई मतभेद होता है तो संघ यानी केंद्र के कानून को मान्यता दी जाती है। और संविधान में ये भी व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी नए विषय पर कानून बनाना हो तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को ही होगा। और आप जानते हैं कि संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जो कि देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है। दोस्तों प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं, चाहे वह सरकार केंद्र की हो या राज्य की। तो आर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट या सरकार के अंग क्या हैं? सरकार के अंगों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है।
व्यवस्थापिका का जो केंद्र का अंग होता है वो संसद कहलाता है। राज्यों में इसे विधानमंडल और इसका कार्य कानूनों का निर्माण करना यानी कानून बनाना है। दूसरा अंग कार्यपालिका है, जिसको केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यों में राज्य मंत्रिपरिषद कहते हैं। इसका कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है। तीसरा अंग न्यायपालिका है। केंद्र में ये उच्चतम न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय और इसका कार्य न्याय प्रदान करना है और कार्यपालिका द्वारा जो लागू किए गए कानून हैं उनका परीक्षण करना है तथा साथ ही व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करके ये पता लगाता है कि कौन से कानून अच्छे हैं या कौन से अच्छे नहीं हैं। आइए अब संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ पर चित्र में आपको भारत की संसद दर्शाई गई है। दोस्तों, संघ यानी केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए कानून का निर्माण करना है। भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। आइए सबसे पहले लोकसभा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, लोकसभा संसद का निम्न सदन यानी लोअर हाउस है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और लोकसभा के चुनाव के लिए पूरे देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। हर हिस्से को लोकसभा चुनाव क्षेत्र कहते हैं। हर चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर लोकसभा में आता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत हैं। दोस्तों, आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। चुनाव में उस क्षेत्र में रहने वाले 18 साल या ऊपर की आयु वाले लोग वोट डालते हैं। चुनाव लड़ने वालों में जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही लोकसभा का सदस्य बनता है। और आपने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भाषण देते या उनको और उनके समर्थकों को नारे लगाते हुए देखा होगा। आइए जान लेते हैं लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं क्या हैं। तो वो भारत का नागरिक हो और मतदाता सूची में उसका नाम हो, 25 साल या उससे अधिक आयु का हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो और पागल दिवालिया न हो। ऐसा व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों, लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसके पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना एक अध्यक्ष यानी स्पीकर चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर चुनते हैं। ये उन्हीं सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। दोस्तों, बैठकों के दौरान लोकसभा की कार्रवाई अध्यक्ष चलाता है। लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ अधिवेशन होने पर भी लोकसभा अध्यक्ष ही कार्रवाई का नियंत्रण और संचालन करता है। अध्यक्ष न हो तो यही काम उपाध्यक्ष करता है और यदि लोकसभा का बहुमत अध्यक्ष को न चाहे तो उन्हें प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। दोस्तों, लोकसभा के जो अधिवेशन यानी बैठकें हैं वो साल में 2 बार अवश्य होनी चाहिए और इसके स्पष्ट है कि दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आइए जान लेते हैं लोकसभा के कार्य क्या हैं। तो कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना और जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना, ये लोकसभा के कार्य हैं। लोकसभा निम्न सदन है। अब आइए उच्च सदन राज्यसभा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, राज्यसभा संसद का उच्च सदन या अपर हाउस है। इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य अपने किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। साहित्य, समाज सेवा, वैज्ञानिक, कलाकार और समाज सेवा में से राष्ट्रपति इन सदस्यों को राज्यसभा में नामित करते हैं। दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। शेष सदस्यों का चुनाव राज्यों और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चूँकि इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। शेष योग्यताएं वही होती हैं जो लोकसभा के सदस्य के लिए निश्चित की गई हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता में अंतर है वो आयु सीमा का अंतर है
अन्य योग्यताएं समान हैं। कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा के पदाधिकारी, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करता है और सभापति के उपस्थित न होने पर उसके स्थान पर उपसभापति कार्य करता है। अधिवेशन, तो राज्यसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना आवश्यक है और 2 अधिवेशनों के बीच में, दोस्तों आप जान लीजिए, 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं राज्यसभा के कार्यों के बारे में। तो लोकसभा की तरह राज्यसभा भी कानून बनाने और संशोधन का कार्य करती है। ये दोनों सदनों द्वारा जब कोई प्रस्ताव या विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है, तब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है और राज्यसभा भी लोकसभा की भांति मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है। विशेष बात यह है कि धन से संबंध रखने वाले विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में उन पर केवल चर्चा की जाती है। आइए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, कानून निर्माण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ जो लॉ मेकिंग। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश के लिए कानून बनाना और कानून बदलना। जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसे विधेयक या बिल कहते हैं। ये विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण विधेयक और दूसरा धन विधेयक। कानून बनाने की संक्षिप्त प्रक्रिया आइए जान लेते हैं। दोस्तों, साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल क्या है? तो साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पेश किया जाता है। इस विधेयक को कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है, जिसे 3 वाचन कहते हैं। पहला वाचन, इस वाचन में सदन की अनुमति लेकर विधेयक का प्रस्ताव पेश किया जाता है और प्रस्ताव की प्रति उपस्थित सदस्यों को वितरित की जाती है। जब विधेयक सदन में पेश हो जाता है तो इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। दूसरा वाचन, इसमें विधेयक पर विचार विमर्श होता है, विधेयक के समस्त बिंदुओं पर चर्चा होती है। इस समय विधेयक में आवश्यक संशोधन में किए जाते हैं और द्वितीय वाचन समाप्त हो जाता है। तीसरा चरण तृतीय वाचन का है। द्वितीय वाचन के बाद विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। इस वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है और इस चरण में विधेयक में कोई भी महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया जा सकता है। और यदि सदन का अपेक्षित बहुमत इसका समर्थन कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। विधेयक यदि स्वीकृत हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। यदि दूसरा सदन भी इसे स्वीकृत कर लेता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद या हस्ताक्षर के बाद वह कानून बन जाता है। कानून बनाने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु क्या होते हैं? तो साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा या लोकसभा। आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक उस सदन में पारित हो जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों से विधेयक पारित होना जरूरी है। आमतौर पर जब मत लिए जाते हैं तो सभा का सभापति अपना मत नहीं देता, पर यदि विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर सदस्यों के मत हैं तो सभापति अपना मत दे सकता है। इस स्थिति में उसका मत निर्णायक होगा। और यदि साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है पर दूसरे सदन से पारित नहीं होता तो समस्या उठ खड़ी होती है। इसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझावों सहित वापस लोकसभा में भेज सकता है। लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को वहीं पर समाप्त कर सकती है, परंतु वही विधेयक लोकसभा द्वारा दोबारा राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं और इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई कानून बन जाता है। यहाँ पर देखिए,
कोई भी विधेयक कैसे कानून बनता है, तो पहले कोई बिल या विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, सदन में इसका प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन, उसके बाद तृतीय वाचन, फिर ये दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। वहाँ से प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको जानना जरूरी है, जब कोई विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और जब कोई विधेयक मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक को मनी बिल कहते हैं। जिन विधेयकों में खर्च या आमदनी की बात जुड़ी है, जैसे बजट, तो उसके लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। ये विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं, उन्हें मंत्री ही पेश कर सकते हैं। केवल लोकसभा ही इन विधेयकों पर मत दे सकती है, यानी ये विधेयक, धन विधेयक, लोकसभा से ही पारित होते हैं। राज्यसभा में ये केवल चर्चा के लिए भेजे जाते हैं और राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए ही धन विधेयक अपने पास रख सकती है। दोस्तों, आप जान लीजिए, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है बहुमत का शासन, और बहुमत से लोग चुने जाते हैं और बहुमत से ही विधेयक पारित होते हैं। केंद्र में कानून बनाने की प्रक्रिया के बाद आइए राज्यों में कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। इसमें हम अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जानेंगे। दोस्तों, हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। ये राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। कुछ राज्यों में द्वितीय सदन नहीं है, केवल विधानसभा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से कर सकता था, और वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। दोस्तों, सभी सदस्य मिलकर अपने बीच से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सामान्यतः विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। इसमें 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा, 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 10 सदस्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वही व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जो कि 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधान परिषद के सदस्यों को MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। दोस्तों, विधान परिषद अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और सेम यही स्थिति केंद्र में राज्यसभा के साथ है। दोस्तों, विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना है। विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति या हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है। हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन ये लखनऊ में स्थित है। अब आइए इस अध्याय के बाद इससे अभ्यास प्रश्नों को जान लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आप जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या 100 है, यानी 100। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? तो दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ये सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। संघ सूची में जो है राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। राज्य सूची में इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। और दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में किसी प्रकार का विवाद होने पर केंद्र का कानून ही मान्य होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सूची और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के 2 विषय लिखिए।
केंद्र सूची में दूरसंचार और बैंक हैं। राज्य सूची में खेती और मवेशी हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा और परिवार नियोजन। लोकसभा के कार्य क्या क्या हैं? तो दोस्तों लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसका कार्य कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना और जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना है। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में कोई अंतर लिखिए। तो दोस्तों लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में केवल इस पर चर्चा हो सकती है। विधेयक के कानून बनने के 3 चरणों को प्रस्तुत कीजिए। तो साधारण विधेयक किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों में विधेयक पारित होना जरूरी है। विधेयक के पक्ष में आधे से अधिक सदस्यों का मत हो तो वो विधेयक सदन में पारित हो जाता है। अगला प्रश्न है धन विधेयक यानी मनी बिल क्या है? इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से किस प्रकार अलग है? तो दोस्तों आप देख लीजिए कि धन विधेयक खर्चे या आमदनी से संबंधित विधेयक है। इन विधेयकों पर राष्ट्रपति पहली ही बार में हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद विधेयक को मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है और इन विधेयकों को केवल लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा में इन पर केवल चर्चा होती है। अपने प्रदेश के विधानमंडल के बारे में लिखिए। तो दोस्तों अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। ये राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनी है। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं और विधान परिषद में दोस्तों 100 सदस्य होते हैं और ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाते हैं। और आप जान लीजिए कि विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना है। विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है और अपने प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर देखिए संघ की कई राज्यों से मिलकर बना होता है तो यहाँ राज्य हो जाएगा। संविधान में शिक्षा से संबंध रखने वाले विषय किस सूची में? समवर्ती सूची में। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो यहाँ राज्यसभा में पूछा है, ये अधिकतम 250 हो सकती है। अगला प्रश्न सही मिलान करना है। केंद्र सूची का विषय, तो डाक तथा तार केंद्र सूची का विषय है। लोकसभा के बैठक की कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 7वीं कक्षा के पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र खंड का अध्याय 2 व्यवस्थापिका यानी कानून बनाना। आप जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना है और इस अध्याय में आपने संसद यानी जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विधायी अंग है संसद, इसके विभिन्न अंग और उत्तर प्रदेश के व्यवस्थापिका के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को आपने जाना, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए तथा सामान्य जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन तथ्यों और प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।